Welcome to the Health CCO ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इस वीडियो का पहला टॉपिक है कि किस तरह से ऑक्सीजन को खून तक मुंतकिल किया जाता है और फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से हटा लिया जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड के किस तरह से ऑक्सीजन को खून तक मुंतकिल करते हैं। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। The transport of respiratory gases between the lungs and the body tissues is the main function of blood. यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस से मुराद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है कि ये किस तरह से फेफड़ों से बॉडी टिश्यूज तक और फिर वहाँ से बॉडी टिश्यूज से किस तरह से फेफड़ों तक मुंतकिल की जाती हैं। और इस मुंतकिली में सबसे अहम किरदार खून का होता है। खून इंसानी जिस्म के अंदर एक माया की हालत में पाया जाता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल हो जाता है। Normally, 97% of oxygen transported from the lungs to the tissues is carried in chemical combination with a red oxygen carrying pigments that is called the hemoglobin, while the remaining 3% is carried by physically being dissolved in the plasma. नॉर्मली एक आम और सेहतमंद इंसान के अंदर 97% ऑक्सीजन फेफड़ों से टिश्यू तक पहुंचाने में अहम किरदार खून का होता है। इंसानी खून का रंग सुर्ख होता है। इंसानी खून के अंदर बहुत सारे खलियात पाए जाते हैं यानी कि सेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे अहम सेल रेड ब्लड सेल कहलाता है। रेड ब्लड सेल्स जिसको खून के सुर्ख जरसूमे कहा जाता है, इसमें असल में खून का जो सुर्ख रंग है, रेड ब्लड सेल का जो सुर्ख रंग है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है और इस पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये हीमोग्लोबिन बिल्कुल एक कैरियर का काम करती है। यहाँ पर कैरियर से क्या मुराद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि बस स्टॉप के ऊपर खड़ा हुआ एक मुसाफिर है और बस आती है और मुसाफिर उस बस के अंदर बैठ जाता है। यहाँ पर जो बस है वो बिल्कुल एक हीमोग्लोबिन है और मुसाफिर उसके अंदर बैठने वाला जो मुसाफिर है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल। बस मुसाफिर को उसके मकाम पर छोड़ देती है और खुद आगे चली जाती है। तो इससे मुराद यही होती है कि हीमोग्लोबिन तो वहाँ पर अपने खून में मौजूद रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन का मालिक्यूल जिस टिश्यूज़ को चाहिए होगा वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। While the remaining 3% is carried by physically being dissolved in the plasma. बाकी 100% में से जो 3% हिस्सा रह जाता है वो हल हो जाता है प्लाज्मा के अंदर और इस तरह से ये खून का हिस्सा बन जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के मालिक्यूल को हीमोग्लोबिन की मदद से किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये असल में एक कैरियर प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन के मालिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती है। When it combines with oxygen, the compound formed is called oxyhemoglobin. खून के अंदर पाया जाने वाला सुर्ख रंग हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ ऑक्सीजन का मालिक्यूल मिलता है तो इसका नाम हीमोग्लोबिन से हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन रख देते हैं। ऑक्सी से मुराद ऑक्सीजन होता है और हीमोग्लोबिन से मुराद हीमोग्लोबिन ही है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग in the blood is oxyhemoglobin depends upon the amount of hemoglobin present in the blood. असल में यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहा है कि मिसाल के तौर पर हमने ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अपनी जिस्म के अंदर ले ली है, यानी कि सांस की मदद से हम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अपने जिस्म का हिस्सा बना चुके हैं, लेकिन हमारे पास हीमोग्लोबिन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन के जितने मालिक्यूल हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास कम तादाद में मौजूद है। तो इस तरह ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के साथ ही जाकर जुड़ेगा। तो इससे हमें ये बात क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन के मालिक्यूल और हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और इनकी ये रेशियो डिपेंड करती है कि कितनी हीमोग्लोबिन हमारे खून के अंदर मौजूद है। यहाँ पर एक रिएक्शन भी लिखा हुआ है जिससे ये वाज़ह होता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का मालिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो मिलने वाला रिएक्शन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन को जाहिर करता है। The important factor which determines how much oxygen combined with hemoglobin
When the hemoglobin, deoxygenated hemoglobin, is converted into the HBO is the partial pressure of the oxygen. सबसे ख़ास किस्म का जो फैक्टर होता है वो ये हमें बताता है कि किस तरह से ऑक्सीजन का मालिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ता है। और ये जुड़ने का अमल जैसे ही हीमोग्लोबिन, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये HBO कन्वर्ट हो जाती है HBO2 में। असल में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ये मदद करता है कि ऑक्सीजन का मालिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ जाए। When the partial pressure of oxygen is high, it bind with the hemoglobin. अगर तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो वो बआसानी हीमोग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ जाएगी। बट when the partial pressure of oxygen is low, oxygen is released from the hemoglobin. लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का कम होगा तो इस सूरत के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो खुद ही रिलीज़ कर देगी ऑक्सीजन के मालिक्यूल को। तो इस तरह से ये बात हमें बिल्कुल वाजिया हो गई कि ये दो तरह के रिएक्शन इंसानी जिस्म के अंदर बनते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के साथ ऑक्सीजन के मालिक्यूल हमारे खून तक पहुंचा दिए जाते हैं, वहाँ से हीमोग्लोबिन के साथ ये जुड़ते हैं और हीमोग्लोबिन ये बना लेते हैं। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है तो वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, यानी कि वो वहाँ से मुंतकिल हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन का मालिक्यूल हीमोग्लोबिन से अलहदा हो जाता है और इस तरह से ये हमारे टिश्यूज़ के साथ जाके बन जाती हैं और हमें ऑक्सीजन हासिल हो जाती है। तस्वीर की मदद से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको वाज़िया तौर पर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के मालिक्यूल को हमने 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक ट्रांसपोर्ट करना है। और फिर 7वें नंबर पर हम ये रिएक्शन देखेंगे कि ऑक्सीजन का मालिक्यूल कैसे जुड़ता है और किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले अगर आप 1 नंबर पर देखें तो आपको एल्वियोलर स्पेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल मौजूद है जो कि हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है 4 नंबर तक, और ये 4 नंबर खून की शरियानों को शो करता है। इससे मुराद खून की सुर्ख शरियानें यानी कि आर्टरीज हैं। और इसी तरह आर्टरीज के अंदर पाए जाने वाले खून के अंदर कुछ सुर्ख ज़र्रात देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एक रेड ब्लड सेल भी आपको दिखाई दिया गया है। इसी तरह ऑक्सीजन का मालिक्यूल एल्वियोलर स्पेस से रेड ब्लड सेल तक यानी कि खून के सुर्ख जरसूमों तक पहुँचा दिया जाता है। वहाँ से ये ऑक्सीजन का मालिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो इस तरह से ये रिएक्शन बन जाता है HBO2। तो इसी तरह जैसे ही हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ती है तो उसके बाद ये ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन बन जाती है। वहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि खून के अंदर जब ये शामिल हो जाती है तो इसका नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिससे ये बआसानी इंसानी टिश्यूज़ तक पहुँचा दी जाती है और वहाँ पर ये जज़ब हो जाती है। ऑक्सीजन के बाद अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट और कैरिज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हम मुंतकिल करते हैं। Life depends on oxidative process. Large amount of carbon dioxide is continuously produced in the body. इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार इन गैसों पर ही होता है कि ऑक्सीजन को इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से हटा लिया जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मुसलसल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता चला जा रहा है। Under normal resting condition, each 100 ml of deoxygenated blood contains 4 ml of कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कैरिड इन द ब्लड इन 3 फॉर्म्स। अगर हम एक नॉर्मल और एक सेहतमंद इंसान के अंदर एक रेस्टिंग कंडीशन के अंदर देखें तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर तकरीबन 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। और ये किन तरीक़ों से बनती है, इसके 3 मेन फॉर्म्स यानी कि 3 मेन तरह की इसकी शिकाल होती हैं, वो देख लेते हैं। पहला नंबर है द स्मॉलेस्ट परसेंटेज 7% इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा एंड अपॉन रीचिंग द लंग्स इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्वोलाई। सबसे जो कम परसेंटेजेस है तकरीबन 7% जो है वो इंसानी खून के अंदर पाया जाने वाला जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हल हो जाती है। जैसे ही प्लाज्मा के अंदर ये हल होती है तो उसके बाद ये फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है जहां पर ये एल्वोलाई में जाकर डिफ्यूज़ होती है।
इसके बाद सेकंड पॉइंट है अबाउट 23% कंबाइंस विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बिनो हीमोग्लोबिन। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये बात की थी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो फिर हीमोग्लोबिन उस मॉलिक्यूल को लेकर चली जाती है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फिर छोड़ देती है और खुद हीमोग्लोबिन वहां से आगे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इसी तरह वो जो एक खाली हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जाकर जुड़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहां पर उतर जाता है और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वहां से उसके साथ जुड़ जाता है और फिर इस तरह ये कार्बिनो हीमोग्लोबिन बन जाती है और फिर बिल्कुल वैसे ही ये वहां से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है और फिर एल्वोलाई तक पहुंचती है। एल्वोलाई से ये लंग्स के हिस्सों तक पहुंचाती हुई इंसानी जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन बाय कार्बोनेट फॉर्म। बाकी के जो 70% हिस्सा है वो असल में एक रिएक्शन के जरिए बनाया जाता है जिसको बाय कार्बोनेट फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट वी स्टडीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन प्लाज्मा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में हल होती है और फिर ये वहां से कैसे हटा ली जाती है। प्लाज्मा से क्या मुराद है? इंसानी जिस्म के अंदर पाया जाने वाला खून का एक हिस्सा प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि इंसानी खून दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है खून के अंदर पाए जाने वाले ज़र्रात यानी कि खून के खुलिये। तो इस तरह से ये बात आपको वाज़िया हो गई कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में हल होती है जो कि खून का एक हिस्सा ही है और फिर ये वहाँ से कैसे रिमूव कर दी जाती है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व स्टेट टू द लंग्स। प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो सबसे कम परसेंटेज जो है वो इसी तरीक़ाकार से हमें देखने को मिलती है। As we know, the partial pressure of carbon dioxide of venous blood is 45 millimeters mercury and the partial pressure of carbon dioxide of arterial blood is 40 millimeters mercury। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं और ये बात हमने पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल में की है कि वीनस ब्लड जिसको हम वृद्धों के अंदर पाए जाने वाला खून कहते हैं, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, जबकि शरियानों के अंदर पाए जाने वाले खून का प्रेशर 40 है। So the amount of carbon dioxide dissolved in the blood at 45 millimeters mercury is 2.7 millimeters per deciliter। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि खून का हिस्सा बनेगी 45 मिलीमीटर मरकरी की मौजूदगी के अंदर, तो हल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो है 2.7, यानी कि 2.7% जो है वो प्लाज्मा के अंदर ये हल होगी। On the other hand, the amount of carbon dioxide dissolved at 40 millimeters mercury is about 2.4 millimeters। जबकि दूसरे तरीके में अगर देखा जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी है, तो फिर इस तरह से 2.4 मिलीमीटर पर डेसीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर हल होगी। द डिफरेंस बिटवीन 2.7 एंड 2.5 इज ओनली 0.3 मिलीमीटर्स। तो अब आपने ऊपर वाले और नीचे वाले यानी कि 2.7 में से 2.4 को तफरीक किया तो आपके पास आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर्स। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज नोटेड दैट अबाउट 0.3 मिलीमीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईच 100 ml ऑफ ब्लड इज अबाउट 7% ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म। तो इस तरह हमें ऊपर वाली डिस्कशन से ये बात वाज़िया हो गई कि इंसानी जिस्म के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं ये बात कर रही हूँ कि इंसानी जिस्म के अंदर 100 ml ब्लड है। 100 ml ब्लड में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपने ऊपर वाले देखा कि किस तरह ब्लड जो है वो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद है, उसके अंदर हुआ है 2.7, यानी कि 2.7% जो है वो हल हो गई है, जबकि दूसरे तरीके के अंदर 2.4 हुई है। तो इस तरह से ये बात वाजिया हो गई हमें कि 100 ml ब्लड अगर इंसानी जिस्म के अंदर पाया जाता है तो इसमें 0.3 मिलीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के अंदर हल होती है और फिर हल होने के बाद ये एल्वोलाई तक पहुंचाई जाती है और एल्वोलाई से ये मजीद आगे फेफड़ों से मुंतकिल होती हुई इंसानी जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है। सेकेंड मेथड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और फिर ये कैसे वहां से हटा ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन कॉम्बिनेशन विद द ग्लोबिन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू फॉर्म कार्बा इमाइनो हीमोग्लोबिन। सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन को समझने की कोशिश करें।
इंसानी जिस्म के अंदर खून पाया जाता है और इस खून का रंग सुर्ख होता है। ये खून के अंदर कुछ ज़र्रात पाए जाते हैं, यानी कि खून के कुछ खुलिये होते हैं जिसको ब्लड सेल्स कहा जाता है। और ये ब्लड सेल्स हमने ब्लड वाले चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल में स्टडी किए हैं। खून के अंदर 3 तरह के ज़रात यानी कि 3 तरह के खुलिये होते हैं, जिनमें सबसे अहम खुलिया रेड ब्लड सेल कहलाता है। रेड ब्लड सेल, जिसको खून के सुर्ख जरसूमे कहा जाता है, इसमें ये सुर्ख रंग हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। हीमोग्लोबिन अब 2 अल्फाज का कम्बिनेशन है, यानी कि ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक है हीमो यानी कि हीम और दूसरा है ग्लोबिन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबिन की। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ग्लोबिन के साथ जाकर जुड़ता है तो ये बना देता है कार्बा इमाइनो हीमोग्लोबिन। ये बात आपको नीचे रिएक्शन की मदद से कीमियाई अमल से भी दिखाई दिया गया है कि हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बना देगा कार्बा इमाइनो हीमोग्लोबिन। This combination of hemoglobin is a reversible reaction as it forms a loose bond। ये जो कम्बिनेशन आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा तो ये बन गया कार्बा इमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर तो प्रेशर ज़्यादा या कम होता है तो उस सूरत में कार्बा इमाइनो हीमोग्लोबिन से ये वापस हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। This way carbon dioxide is easily released into the lungs alveoli where the carbon dioxide concentration is lower than that in the tissues capillary। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हल हुआ, हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही जुड़ी तो ये बन गया कार्बा इमाइनो हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से ये पहुंचा दिया जाता है इंसानी जिस्म के फेफड़ों तक, जहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। अगर देखा जाए कि एल्वोलाई के अंदर कंसंट्रेशन क्या है या फिर जो हमारी खून की शरियानें हैं उस वक़्त क्या है, तो उस दोनों के अंदर हमें ये बात वाज़ह होती है कि एल्वोलाई के अंदर जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम होती है और कैपिलरीज जो कि खून की सबसे छोटी शरियानें होती हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। The total quantity of carbon dioxide then that can be carried from the tissues to the lung by the mechanism is 23%। It is 1.4 millimeters of carbon dioxide per 100 ml of blood। 100 ml का अगर इंसानी जिस्म के अंदर खून है तो उसमें 1.4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इस तरीक़ाकार के ज़रिए हटा ली जाती है। थर्ड मेथड इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। तीसरा तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से कार्बोनेट की शक्ल में खारिज की जाती है। द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 70% इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाकी जो पहले हमने 2 तरीके पढ़े हैं उनकी निस्बत 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरीके कार के ज़रिए ही हटाई जाती है। As carbon dioxide diffuses into the tissues capillary, it then enters the red blood cells। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही टिश्यूज़ के साथ हल होती है यानी कि टिश्यूज़ के अंदर जाकर पहुंच जाती है तो फिर ये वहाँ से कैपिलरीज के ज़रिए हटाई जाती है और फिर ये खून के सुर्ख ज़रात का हिस्सा हो जाती है। Since red blood cells contain 65% of water, carbon dioxide react with water from carbonic acid in the presence of an enzyme known as carbonic anhydrase hemoglobin to form the H positive hemoglobin, and the bicarbonate ions leave red blood cells and enter the plasma। यहाँ पर असल में वो क्या बताना चाह रहा है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो खून पाया जाता है जिसमें एक सेल है रेड ब्लड सेल, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें 65% जो हिस्सा है वो है पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करती है, पानी के साथ कीमियाई अमल करती है तो उससे बनता है कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है असल में किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो आपस में रिएक्शन हो रहा है तो वो किसकी मौजूदगी में हो रहा है, वो एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्राइज जो कि हीमोग्लोबिन की मौजूदगी में ही होता है। तो ये रिएक्शन इसकी मौजूदगी में हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का आपस में रिएक्शन हुआ तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड और ये एक एंजाइम की मौजूदगी में अमल हुआ है और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है वो किसकी शक्ल में तब्दील हो जाएगी, वो है H पॉजिटिव और Hb। तो इस तरह से ये बाइकार्बोनेट आयंस बन जाएंगे। ये कार्बोनेट आयंस रेड ब्लड सेल का हिस्सा बनेंगे और फिर ये वहाँ से प्लाज्मा के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे।
टू मेंटेन द नेगेटिविटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स क्लोराइड आयंस एंटर फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द रेड ब्लड सेल्स। ये बात हमने पहले की कि खून के जो सुर्ख ज़र्रात होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इस तरह की ये नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड आयन को दाखिल कर दिया जाता है। द एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स टू द प्लाज्मा एंड क्लोराइड आयन्स फ्रॉम प्लाज्मा टू द रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड द बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना। ये बाइकार्बोनेट आयंस जो कि हमने रेड ब्लड सेल्स के अंदर बनाए हैं, यहाँ पर वो कि ये बताना चाह रहा है कि बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा एंड क्लोराइड आयंस फ्रॉम प्लाज्मा टू द रेड ब्लड सेल्स। असल में ये जितना भी फिनोमेना है उसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना। तस्वीर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के तमाम मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो सबसे ऊपर आपको एल्वोलस लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इससे ये मुराद है कि ये फेफड़ों का एक हिस्सा है। और इसके बाद नीचे अगर देखें तो आपको कैपिलरी वाल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है कि यानी कि इससे मुराद खून की सुर्ख शरियानें हैं। अगर आप बाईं तरफ देखें तो आपको ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी आर्टियो लिखा हुआ नजर आ रहा है। इससे ये मुराद है कि यहाँ से खून जो है वो फ्लो करता हुआ पल्मोनरी आर्टियोल्स की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें आपको वाजिया हो गई कि ऊपर वाला हिस्सा फेफड़ों का हिस्सा है, यहाँ पर एल्वोलस लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो खून की सुर्ख शरियानें हैं, यानी कि ये जो सफ़ेद रंग का जितना भी हिस्सा है ये खून की शरियानों को शो कर रहा है। और इसके अंदर पाए जाने वाला जो सफ़ेद रंग है वो है प्लाज्मा। तो जैसे ही ऑक्सीजन का मालिक्यूल इसके अंदर दाखिल होता है तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल खारिज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने मेथड्स के ज़रिए खारिज की जाती है। तो सबसे पहले आप दरमियान वाला जो दायरा है वो उसको देखें, यानी कि खून का जो सुर्ख ज़र्रात है ना दरमियान वाले, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो आती है तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी जाती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ जुड़ेगी तो ये बना देगी H2CO3। तो H2CO3 जो है वो वापस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की शक्ल में आ जाती है। तो इस तरह ये एक तरीक़ाकार है कि इससे ये मुराद है कि प्लाज्मा के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हल होती है तो वो बना देती HCO3। HCO3 मज़ीद जाकर खून के सुर्ख ज़र्रात के अंदर पाए जाने वाली हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है और ये हाइड्रोजन असल में हीमोग्लोबिन से ही खारिज की जाती है। तो फिर ये बना देती है बाइकार्बोनेटेड आयंस। ये बाइकार्बोनेटेड आयंस मज़ीद एंजाइम्स की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा कर देते हैं और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वोलस में खारिज कर दी जाती है। एक तो ये तरीकाकार है। अब इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो दूसरा तरीकाकार देखते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन का मालिक्यूल खून के सुर्ख ज़र्रात में दाखिल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल वहाँ से खारिज कर दिया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर दाईं तरफ में जो खून के सुर्ख ज़र्रात नज़र आ रहे हैं वहाँ पर नज़र आएगी। तो इसमें क्या होता है कि कार्बा इमाइनो हीमोग्लोबिन बनती है। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन की बात हमने जो है वो बात की थी दूसरे मेथड के अंदर कि हीमोग्लोबिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ती है तो ये बना देती है कार्बा इमाइनो हीमोग्लोबिन। ये एक जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वापस कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा कर दिया जाता है और हीमोग्लोबिन को अलहदा कर दिया जाता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल तो वहाँ से खारिज करके वापस एल्वोलस तक पहुँचा दिया जाता है और इसी तरह हीमोग्लोबिन फिर आगे चली जाती है, जहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ब्लड फ्लो टू द पल्मोनरी वेन्यूल। इसके बाद तीसरा मेथड हमने ये पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर हल होती है और फिर उसके बाद ये वहाँ से हटा ली जाती है और वापस एल्वोलस तक पहुँचा दी जाती है। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलस तक पहुँचेगी फिर उसके बाद ये ब्रोंकाई में से होती हुई वापस इंसानी जिस्म से खारिज कर दी जाती है। इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सांस को कंट्रोल कौन करता है या सांस को कंट्रोल करने का कौन सा निज़ाम है। Respiration is regulated by 3 different mechanisms. These are the nervous regulation, chemical regulation और peripheral chemoreceptor control system. सांस के अमल को एक मुनासिब हालत और रफ्तार में रखने के लिए जिस्म में मौजूद एसाबी निज़ाम और कीमियाई तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है और इन तीनों तरीक़ों का बैक वक़्त सही हालत में होना सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। These mechanisms have their own importance in the regulation of respiration and are described below. अब इन तमाम मेथड्स को हम आगे जाकर मज़ीद तफसील में जानने की कोशिश करते हैं।
First, we studies the nervous regulation, Isabi control. The diameter of the thoracic cavity is increased or decreased by the action of the respiratory muscles. ये जो नर्वस रेगुलेशन है ये एक असल में खुद कार किस्म का निज़ाम है और इसका कंट्रोल दिमाग में और हराम मगज़ में होता है, जहाँ से मुख्तलिफ इसाब यानी कि नर्व्स के ज़रिए डायफ्राम और पसलियों के दरमियान इज़लात, जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, इनको अहकामात मिलते हैं और वो एक मखसूस रफ्तार या ताकत से सिकुड़ने और फैलते हैं, जिसके नतीजे में फेफड़े फूलते और पिचकते हैं और यूं सांस लेने का अमल मुकम्मल हो जाता है। These muscles contract or relax as a result of impulses transmitted from the central nervous system. ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यही असल में नब्ज़ जो चलती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है और इसी नब्ज़ की रफ्तार से ये इज़लात फैलते और सिकुड़ते हैं। In the central nervous system, these respiratory areas are located bilaterally in the reticular formation of the brain stem. ये बात मैंने आपको पहले ही से ही बता दी कि ये जो इसाबी निज़ाम है ये असल में दिमाग और हराम मगज़ के कंट्रोल में होता है। These respiratory centers और areas consist of various groups of the neurons. यहाँ पर ये जो 4 नाम्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये न्यूरॉन्स के नाम हैं, इनको आपने ऐसे ही याद कर लेना है। पहला है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तीसरा है नीमोटेक्स्टिक सेंटर्स और आखिरी है एपनॉस्टिक सेंटर। पहला ग्रुप है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। The dorsal respiratory group of neurons is located bilaterally in the dorsal portion of the medulla oblongata. यहाँ पर medulla oblongata क्या है? ये इंसानी दिमाग का एक हिस्सा होता है और इससे ये मुराद है कि ऐसे न्यूरॉन्स जो कि मेडल्ला ऑब्लिगेंटा में पाए जाते हैं ये वहाँ पर बायलेटरल पोजीशन में पाए जाते हैं, यानी कि मेडल्ला ऑब्लिगेंटा का जो पिछला हिस्सा होता है वहाँ पर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। इनके क्या काम होते हैं वो देख लेते हैं। पहला फंक्शन है अपॉन स्टिमुलेशन इट काजेज इंस्पायरेशन। जैसे ही इन न्यूरॉन्स को मैसेज मिलता है, यानी कि इससे ये मुराद है कि जैसे ही उनको मैसेज दिया जाता है कि तुम हरकत में आ जाओ, तो इस तरह से इंस्पायरेशन का अमल शुरू होता है। रिदमिकली डिस्चार्जेस इंस्पायरेटरी सिग्नल्स, ये वहाँ पर रिदम की हालत के अंदर जो है वो सिग्नल शो करते हैं, सिग्नल्स पहुँचाए जाते हैं। रिदम का तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से होते हैं। रिदम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे म्यूजिक्स के रिदम होते हैं, यानी कि जैसे ही आप आले को पीनम के ऊपर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि रिदम म्यूजिक शुरू हो जाता है ना, जिस तरह से। तो म्यूजिक जो है वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो इसी तरह जैसे ही इनको न्यूरॉन्स को मैसेज मिलता है तो इस तरह से इंस्पायरेशन के जो सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ तक पहुँचाए जाते हैं और ये वहाँ से निकलते हैं और इस तरह से सांस लेने का जो अमल है वो शुरू होता है। तीसरा फंक्शन है इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल्स begin weakly and increases in ramp fashion for 2 seconds, then cease for the next 3 seconds and then begin another cycle. ये जो इंस्पायरेशन का अमल जो होता है ये अगर हफ्ते के लिहाज से देखा जाए तो इससे क्या मुराद है कि यानी कि अगर 2 सेकंड्स तक ये फंक्शन परफॉर्म हुआ है तो अगले 3 जो सेकंड्स हैं उसमें ये बंद रहेगा, फिर उसके बाद ये दोबारा से अमल शुरू होगा और ये इस तरह से अमल दोहराना जो है वो चलता जाएगा। ये जो आपको साथ में लगी तस्वीर नज़र आ रही है ये है असल में मेडल्ला ऑब्लिगेंटा की, जिसके अंदर आपको ये दिखाया गया है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैसे इसके अंदर पाए जाते हैं और ये किस तरह से अपना काम जो है वो सरंजाम देते हैं। तो इस तस्वीर को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से है। सबसे पहले आपको ऊपर बाईं तरफ है जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 4th वेंट्रिकल। तो ये बात वाज़िया हो गई कि वेंट्रिकल जो है वो इंसानी दिल का एक हिस्सा होता है। इसके बाद अंदर वाली साइड पर अगर आप देखें तो आपको जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसा कि एपनॉस्टिक सेंटर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद नीचे देखें तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, जबकि उसकी ऑपोजिट साइड पे आपको नज़र आ रहा है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जहाँ से इंस्पायरेशन का अमल जो है वो शुरू होता है। और यही असल में आज का हमारा जो है वो पहला मेथड है, पहला टॉपिक है।
इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को जो है वो मैसेज मिलता है, तो यहाँ से रेस्पिरेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको ऊपर नीमोटैक्टिक सेंटर जो है वो लिखा हुआ नजर आया है, जहाँ से असल में सही वाला पैगाम जो है वो आया है। जैसे ही वहाँ से नीमोटैक्टिक सेंटर पैगाम देगा तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अपनी हरकत में आएगा, और फिर इस तरह से रेस्पिरेटरी पाथवेज जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर तस्वीर जो है वो आपने ऊपर से शुरू करनी है और नीचे की तरफ लेकर जानी है। दूसरा टॉपिक है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। वेंट्रल से मुराद सामने वाला हिस्सा है, ये एंटीरियर का दूसरा नाम है यानी कि वेंट्रल। दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज अ लॉन्ग कॉलम ऑफ न्यूरॉन्स विच एक्सटेंड थ्रू द न्यूक्लियस एम्बिजियस एंड न्यूक्लियस लेट्रो एम्बिजियस इन द वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द मिडल्ला ऑब्लिंगेंडा। ये ऐसे न्यूरॉन्स का ग्रुप है जो कि लंबे लंबे कॉलम की शक्ल में पाए जाते हैं, और ये मेडल्ला ऑब्लिगेंडा के वेंट्रोलेटरल हिस्से में पाए जाते हैं। वेंट्रो से मुराद वेंट्रल यानी कि सामने वाला, और लेटरल से मुराद वहाँ से मिड से दूर वाला हिस्सा, यानी कि सामने वाला और दूर वाला हिस्सा जो है मेडल्ला ऑब्लिगेंडा का, वहाँ पर ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये एक्सटेंड करते हैं न्यूक्लियस एम्बिजियस और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिजियस तक। अब ये क्या काम सरंजाम करते हैं वो देख लेते हैं। पहला फंक्शन है द न्यूरॉन्स ऑफ द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप रिमेन ऑलमोस्ट टोटली इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। जब हम बिल्कुल आराम की हालत में होते हैं उसको हम नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। उस वक़्त ये जो ग्रुप होता है जिसका नाम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, ये भी बिल्कुल इनएक्टिव होता है, यानी कि ये भी उस वक़्त कोई काम सरंजाम नहीं दे रहा होता। द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स टेक पार्ट इन द एक्टिव रेस्पिरेशन। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप जो है वो इनको मैसेज दिया जाता है तो फिर ये एक्टिव रेस्पिरेशन का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा फंक्शन है द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रोवाइड पावरफुल एक्सपायरेटरी फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। जैसे ही इस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को न्यूरॉन्स की तरफ से पैगाम मुहैया किया जाता है तो ये बिल्कुल अपनी ताकत की हालत में होते हैं, और फिर इस तरह से ये अंदरूनी इतराफ में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायरेटरी फोर्सेस के ज़रिए इसको खारिज कर देते हैं। यहाँ पर एक्सपायरेशन का अमल होता है। तीसरा फंक्शन है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ सम ऑफ द न्यूरॉन्स इन द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप काजेज इंस्पायरेशन whereas electrical stimulation of the other causes expiration। ये जो ग्रुप है जिसका नाम है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको दो तरह से न्यूरॉन्स की तरफ से पैगाम दिया जाता है। एक पैगाम जो होता है वो इंस्पायरेशन काज करता है, जबकि दूसरा पैगाम जो है वो एक्सपायरेशन खारिज करता है। इससे ये मुराद है कि एक पैगाम जब इनको मिलता है तो ये ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि दूसरा इसको जब काम मिलता है तो ये वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने का काम करते हैं। तीसरा ग्रुप है नीमोटैक्सिक सेंटर्स। द नीमोटैक्सिक सेंटर्स इज सिचुएटेड डॉर्सली इन द न्यूक्लियस पैराब्रेकियल्स ऑफ द अपर पोन्स। पोन्स कहा जाता है हराम मगज को, और ये नीमोटैक्सिक सेंटर जो है ये असल में न्यूक्लियस के जो पैराब्रेकियल्स हिस्सा है और ये पोन के ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद होता है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सिस कंटिन्यूसली टू द इंस्पायरेटरी एरिया, और ये मुसलसल तौर पर नब्ज जो है वो जारी रखते हैं, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन का अमल जारी रहता है। अब ये क्या काम सरंजाम देते हैं वो देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स टू द डॉर्सल इंस्पायरेटरी एरियाज टू स्विच ऑफ द इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल्स कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ द फिलिंग फेज ऑफ द लंग्स। हमारे फेफड़े जो कि मुसलसल काम कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन को जो है वो खुलियों तक पहुंचा रहे हैं, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से खारिज करने का काम कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही डॉर्सल इंस्पायरेटरी एरियाज को सिग्नल पहुंचाए जाते हैं तो ये इंस्पायरेशन के अमल को रोक देते हैं। यानी कि इससे मुराद है कि ये थोड़ी देर के लिए इंस्पायरेशन के अमल को रोकते हैं, तो इस दौरान में जो फेफड़ों के अंदर वाला जितना भी मामला है वो फिल हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में पहुंचा दी जाती है और फिर उसके बाद फ़ौरन से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर दी जाती है, और इसको कहते हैं कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ द फिलिंग फेज ऑफ द लंग्स। When these signals are strong, inspiration lasts for 0.5 seconds। जब ये सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा
मजबूत होते हैं तो इंस्पायरेशन का जो अमल है वो 0.5 सेकंड्स तक जारी रहता है। When weak inspiration lasts as long as 5 seconds, filling the lungs with excess। और जब ये इनके सिग्नल्स का अमल जो है वो डिले हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो ये अमल बहुत ज़्यादा प्रलॉन्ग चला जाता है और फिर इसका टाइम 5 सेकंड्स तक होता है। और इस दौरानिए में जो फेफड़े होते हैं वो मजबूती के साथ जो है वो भर दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरा फंक्शन है स्टिमुलेशन ऑफ द नीमोटैक्सिक सेंटर्स लिमिट्स द पीरियड ऑफ द इंस्पायरेशन। स्टिमुलेशन से मुराद है उसको मैसेज देना, उसको स्टिमुलेट करना, उसको हरकत में लेकर आना। जैसे ही नीमोटॉक्सिक सेंटर्स हरकत में आता है तो इंस्पायरेशन का जो दौरानिया होता है वो लिमिटेड हो जाता है, उसके काम करने का जो अमल है वो जारी हो जाता है और एक महदूद मुद्दत तक रहता है। तीसरा फंक्शन है इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंस्पायरेशन एयर। हमारी ये जो रिस्पायरेशन एयर से मुराद ये है कि जब हम दौड़ने की हालत में होते हैं उस वक़्त हमारा सांस फूल रहा होता है, और जब हम आराम की हालत में होते हैं तो उस वक़्त हम जो है वो बिल्कुल रेस्पिरेशन सांस जो है वो आसानी से ले रहे होते हैं, और ये सारे का सारा अमल जो है वो नीमोटैक्सिक सेंटर के अंदर ही हो रहा होता है। फोर्थ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज एपनॉस्टिक सेंटर। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। द एपनॉस्टिक सेंटर इज सिचुएटेड इन लोअर पोन्स। ये एक ऐसा सेंटर है जो कि पोन्स के निचले हिस्से पर वाक़या होता है। अब ये पोन्स क्या होता है, अभी तक हमने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा, जिस वजह से आपको दिमाग के किसी हिस्से के भी बारे में मालूम नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पोन्स असल में इंसानी जिस्म के किस हिस्से में पाया जाता है। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर दिमाग के तीनों हिस्से वाज़िया तौर पर दिखाई दिए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से को फोर ब्रेन या सेरिब्रम कहा जाता है। इसके बाद मिड ब्रेन वाला हिस्सा होता है, जिसका मतलब ये है कि दिमाग का दरमियानी हिस्सा। इसकी बिल्कुल आप आगे देखें तो आपको हिंड ब्रेन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इंसानी दिमाग का पिछला हिस्सा होता है और इसको हम सेरिबलम भी कहते हैं। इस तरह दिमाग के इन तीनों हिस्सों में आपको वाज़िया हो गया कि पोन्स कहाँ पर मौजूद है। पोन्स को यहाँ पर सुर्ख लाइन के साथ नमाया किया गया है, जो कि मिड ब्रेन के बिल्कुल निचले हिस्से पर वाक़या है, और इसके बाद मिडल्ला ऑब्लिगेंडा जो कि दिमाग का एक और हिस्सा होता है ये आ जाता है, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हराम मगज शुरू हो जाता है। तो अब मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको पोन्स का बिल्कुल पता चल गया है कि पोन इंसानी दिमाग के किस हिस्से में पाई जाती है। इसके बाद देख लेते हैं कि एपनॉस्टिक सेंटर क्या काम सरंजाम देता है। पहला फंक्शन है इट सेंड सिग्नल टू द डॉर्सल इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स टू प्रिवेंट द स्विच ऑफ इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल्स। ये जो एपनॉस्टिक सेंटर है ये असल में न्यूरॉन्स का एक और ग्रुप जिसका नाम है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये उसको पैगाम भेजता है। ये उसको क्या पैगाम भेजता है, ये असल में उसको ये पैगाम देता है कि तुम जो है वो इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल्स को बंद करने से बाज आ जाओ, यानी कि बच जाओ। तुमने ऐसे सिग्नल्स को रोकना है कि जो इस सिस्टम को बंद करे। यानी कि इससे ये मुराद है कि एपनॉस्टिक सेंटर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को पैगाम भेजता है कि तुमने किसी किस्म का कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं भेजना जो रेस्पिरेशन के अमल को रोक दे। इसके बाद दूसरा फंक्शन है स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया ऑफ द ब्रेन प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन। ये जो पैगाम हमने ऊपर दिया है ये पैगाम उसको मुहर्रिक करता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, और इस तरह से दिमाग के इस हिस्से से जो पैगाम आता है उसका ये मतलब है कि इंस्पायरेशन का जो अमल है वो काफ़ी देर तक चलता रहेगा। An increase in the duration of inspiration result in a deeper and more prolonged inspiratory effort। अगर इस तरह से दुरानिया जो है वो जाहिरी सी बात है ज़्यादा हो जाएगा। जब उसको पैगाम मिल रहा है कि तुमने इंस्पायरेशन का अमल जारी रखना है तो इसलिए इंस्पायरेशन के इस अमल में उसका दुरानिया भी बढ़ जाएगा, जिस वजह से इंसानी जिस्म के अंदर काफ़ी गहराई में सांस लेने का अमल जारी रहेगा। The rate of inspiration becomes slow because of the greater depth of the inspiration। अगर हम गहराई के साथ सांस लेंगे
तो इस वजह से हमारी जो मुकम्मल रेस्पिरेशन का अमल है, यानी कि सांस लेने का और बाहर निकालने का जो अमल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में कम हो जाएगा, क्योंकि हम गहराई में सांस जो है वो अंदर लेकर जा रहे हैं और इसी गहराई से हम सांस बाहर निकालेंगे। तो इस वजह से ये अमल अपनी टाइम यानी अपने ड्यूरेशन, अपने दुरानिये के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। नाउ वी स्टडीज द केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसको कीमियाई कंट्रोल कहा जाता है। स्लाइड को रीड करने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। इस राब्ते की वजह से सांस की जो रफ्तार है वो शिद्दत और गहराई पर काबू पाया जाता है। दिमाग में मौजूद सांस को कंट्रोल करने वाला मरकज़ खून में मौजूद कीमियाई इज्जा से असर पजीर होता है। मसलन जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए तो ये मरकज़ ज़्यादा मुतहरिक हो जाता है और इस तरह सांस की जो रफ्तार है और गहराई है वो दोनों बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर असल में हम क्या बात करने वाले हैं कि रफ्तार और गहराई सांस लेने के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, जिसमें शामिल है कीमो सेंसिटिव एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जो काफ़ी ज़्यादा केमिकल से सेंसिटिविटी रखते हैं। Certain chemical stimuli may determine how fast and deeply we breathe. ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंसानी जिस्म में केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि मुहर्रिक होते हैं और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी और गहराई में हम सांस लेने के काबिल होते हैं। As the basic function of the respiratory system is to maintain the proper concentration of carbon dioxide and oxygen. इन तमाम ये जो केमिकल्स हैं इनका असल में क्या काम होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, इन दोनों को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर रेगुलेटिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज़ लाइकली डैट एच पॉजिटिव आयंस एज्यूम दिस रोल। हमारे रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। यही असल में हरकत देती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि तुम जो है वो अपना जितना भी निज़ाम तनफ़्फ़ुस का अमल है उसको जारी रखो और उसको बरकरार रखने में मदद को। इसका निज़ाम बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हाइड्रोजन आयंस वगैरह। Effect of hydrogen and carbon dioxide on the chemosensitive areas। हाइड्रोजन आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड का कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर क्या असर होता है, जिसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे अफेक्ट्स ऑफ ब्लड एच पॉजिटिव आयंस। खून के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयंस का इंसानी जिस्म या कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर क्या असर होता है। As it has been discussed in the above paragraph, that it is most likely the hydrogen ions that provide the important stimulus for regulating the rate of respiration। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो पैराग्राफ था उसके अंदर बड़ी डिटेल में ये बात स्टडी की है कि हाइड्रोजन आयंस ही असल में वो आयन होते हैं जो कि रेस्पिरेशन यानी कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अमल को जारी रखने में मदद देते हैं। ये आयंस असल में निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर हिस्सा लेने वाले तमाम अज्जा को ये मुहर्रिक करते हैं, उनको हरकत देते हैं कि तुम निज़ाम तनफ़्फ़ुस का अमल जारी रखो या फिर वो अमल शुरू कर दो। बट ब्लड एच पॉजिटिव आयंस कैन नॉट अफेक्ट द कीमोसेंसिटिव एरियाज एलोन। लेकिन जो ये हाइड्रोजन आयंस हैं जो हमारे खून के अंदर पाए जाएंगे, अब ये यहाँ पर दो बातें डिस्कस की जा रही हैं। ऐसे आयंस, ऐसे हाइड्रोजन आयंस जो कि इंसानी जिस्म के दूसरे हिस्सों में पाए जाते हैं, वो तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अमल को जारी रखने में और निज़ाम तनफ़्फ़ुस को मुहर्रिक करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जो आयंस खून के अंदर पाए जा रहे हैं, यानी कि इससे ये मुराद है कि जो हाइड्रोजन आयंस खून के अंदर पाए जा रहे हैं वो कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं रखते। ये क्यों नहीं रखते? Because it cannot cross the blood brain barrier and blood cerebrospinal fluid। क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्रॉस नहीं कर सकते, ये उसमें से नहीं गुजर सकते, इसीलिए ये हाइड्रोजन आयंस कीमोसेंसिटिव एरिया में असर नहीं रखते। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया हो गई कि हाइड्रोजन आयन जो कि इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से में होंगे तो वहाँ पर ये असर करेंगे, लेकिन
अगर ये हाइड्रोजन आयन खून के अंदर पाए जाते हैं तो फिर इनका कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर इंसानी दिमाग के अंदर पाया जाता है। इससे ये मुराद होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ इंसानी दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाई जा सकती। इसीलिए एक झिल्ली बनी होती है दिमाग के ऊपर जिसको हम बैरियर का नाम देते हैं। इससे ये मुराद है कि कोई भी चीज़ जो कि बाहर से इंसानी जिस्म की यानी कि दिमाग के अंदर दाखिल होगी तो वो किसी किस्म का उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसी तरह आगे एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इससे ये मुराद होती है कि स्पाइनल का जो सिस्टम है उसके ऊपर भी कोई ऐसी तह पाई गई है जिस वजह से ऐसे आयंस उसमें से क्रॉस नहीं कर सकते, उसमें से गुजर नहीं सकते। इफेक्ट्स ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, खून के अंदर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्या असर होता है। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन एंड ब्लड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर्स। खून के अंदर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भी क्रॉस करने की सलाहियत रखती है। Carbon dioxide in blood combines with water to form the carbonic acid। जैसे ही खून के अंदर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है तो ये एक नई चीज़ बनाती है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। नीचे आपको रिएक्शन की मदद से ये बिल्कुल वाज़िया दिखाई दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही वाटर के साथ मिलती है तो एक नई चीज़ बनती है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। This carbonic acid quickly dissociates into H positive ions and bicarbonates ions. Increase in carbon dioxide will increase the hydrogen and vice versa। जैसे ही हमने ऊपर ये बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला आपको यहाँ दिखाई दिया गया है H2CO3। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये जल्दी से टूट फूट का शिकार हो जाता है और इस तरह से ये H पॉजिटिव आयंस और HCO3 दोनों अलहदा हो जाते हैं जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं। दीज हाइड्रोजन आयंस स्टिमुलेट द कीमोसेंसिटिव एरियाज। फिर इस तरह से ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये हरकत देते हैं, ये हरकत फ्राहम करते हैं कीमोसेंसिटिव एरियाज को कि तुम अब रेस्पिरेशन का अमल शुरू कर दो। From the above discussion, it is proved that it is primarily the H positive ions that affect the rate of respiration rather than carbon dioxide। इस तरह ये जो हमने अभी डिस्कस किया है इससे ये हमें बिल्कुल वाज़िया हो गया है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं यही असल में हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस की जो रेशियो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर क्या असर अंदाज करती है। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ मोर पोटेंट अफेक्ट ऑन द कीमोसेंसिटिव एरियाज देन द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू लेस प्रोटीन बफर्स इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर असर करती है बजाय इसके कि जो हमने ऊपर पढ़ा कि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो भी असर करती है। लेकिन यहाँ पर आपने इन दोनों को अगर देखें तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर असर करती है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जो कि खून के अंदर पाई जाती है। क्यों इन दोनों में डिफरेंट है? ड्यू टू लेस प्रोटीन बफर्स इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर प्रोटीन्स के जो बफर्स होते हैं वो बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं जिस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होता है वो बहुत ज़्यादा कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर असर कर जाता है। इस स्लाइड में रेस्पिरेटरी सिस्टम को समराइज करने की कोशिश करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जिसका ऑब्जेक्टिव है
to maintain normal levels of partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in arterial blood। इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाली खून की सुर्ख शरियानों में किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल्स बरकरार रहता है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम, जिसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है सेंसर्स, इसको हम बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसमें शामिल हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स की 2 टाइप्स होती हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। इसके साथ साथ सेकंड है पल्मोनरी रिसेप्टर्स और अदर रिसेप्टर्स। ये तीनों चीज़ें सेंसर्स के अंदर आ जाती हैं, जिससे ये मुराद है कि यहाँ पर असल में हमें दिमाग की तरफ से पैगाम पहुँच रहा है कि तुम अपना काम शुरू कर दो। इसके बाद आगे देखें तो दूसरे नंबर पर है सेंट्रल कंट्रोलर, यानी कि इससे ये मुराद है कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस का अमल जो है वो कौन सा निज़ाम कंट्रोल करता है। इसमें शामिल है ब्रेन स्टेम, जिसके अंदर हमने पढ़ा पोन्स और मेडल्ला के बारे में। इसके साथ कॉर्टेक्स और अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता चल गया कि सेंसर्स जो हैं वो पैगाम भेजा जाता है कि तुम हरकत में आ जाओ और काम शुरू कर दो, और वो पैगाम सेंट्रल कंट्रोलर की तरफ से ही आता है और सेंट्रल कंट्रोलर ही उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये निज़ाम को हम इनपुट सिस्टम कहते हैं, यानी कि सेंसर्स की तरफ से सेंट्रल कंट्रोलर तक पहुंचा, ये हो गया हमारा इनपुट कि हमने निज़ाम तनफ़्फ़ुस का अमल शुरू करना है। इसके बाद आगे देखें आउटपुट लिखा हुआ है। अब ये दोनों निज़ाम एक और सिस्टम के ऊपर जाकर असर करते हैं कि तुम ये अमल शुरू कर दो। इसको कहा जाता है अफेक्टर्स, जिसमें शामिल हैं रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले ऐसे इज़लात जो कि रेस्पिरेशन का हिस्सा होते हैं। इसमें शामिल हैं डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स और एसेसरी मसल्स। ये तीनों इज़लात निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर हिस्सा लेते हैं और इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम मुकम्मल हो जाता है। नाउ वी स्टडीज़ द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। निज़ाम तनफ़्फ़ुस क्या काम सरेंजाम देता है। पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला। द बेसिक फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड इन्वायरमेंट। जैसा कि हम पहले ही बड़ी डिटेल के अंदर ये बात कर चुके हैं कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर 2 तरह की गैसें हिस्सा लेती हैं, जिसमें शामिल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। असल में रेस्पिरेशन का क्या काम है? उसका काम है गैसों का आपस में तबादला करना। किन 2 चीज़ों के दरमियान में तबादला करना? इंसानी जिस्म और माहौल के दरमियान में। इससे ये मुराद है कि इंसान माहौल से ऑक्सीजन को लेता है और उसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाता है, और फिर अपने जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है और उसको माहौल का हिस्सा बना देता है। दूसरा फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन बाय एडजस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड। ये बात भी हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि हमको मालूम है कि इंसानी जिस्म के अंदर कुछ एसिड और कुछ बेसिस यानी कि तेजाबी और अल्कलाई चीज़ें पाई जाती हैं, और इस तरह से ये अशिया निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अमल के ज़रिए ही बरकरार रहती हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही खारिज होती है तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को ले जाती है, जिससे इंसानी जिस्म के अंदर एसिड और बेस का बैलेंस बरकरार रहता है। तीसरा फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से रेस्पिरेशन के अमल से मेंटेन रहता है, यानी कि बरकरार रहता है। इन एक्सपायर्ड एयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इज़ लॉस्ट। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से खारिज करते हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा जो हीट होती है, गर्मी होती है, वो भी हमारी सांस के साथ ही खारिज हो जाती है। इस तरह से इंसानी जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रहता है। फोर्थ फंक्शन इज़ एक्सक्रीशन, यानी कि खारिज करना। थ्रू एक्सपायरेशन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया
कीटोन बॉडीज, अल्कोहल एंड एसेंशियल ऑयल्स आर एक्सक्रीटेड। निज़ाम तनफ़ुस के अमल के ज़रिए वोलाटाइल जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जिसमें शामिल है अमोनिया, कीटोन बॉडीज़, अल्कोहल और दीगर किस्म के ऑयल्स वगैरह, वो भी निज़ाम तनफ़ुस के अमल के ज़रिए खारिज हो जाते हैं। ये अशिया इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं, इसलिए जैसे ही ये इंसानी जिस्म से खारिज होती हैं तो इस तरह से हम जो है वो सेहतमंद रहते हैं। निज़ाम तनफ़ुस का पाँचवा फंक्शन है रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन। निज़ाम तनफ़ुस का अमल सर्कुलेशन के निज़ाम में क्या किरदार अदा करता है। सर्कुलेशन को हम पहले से ही बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक सर्कुलेशन वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उसको लाजमी से देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि सर्कुलेशन किसको कहते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर दो निज़ामों को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें शामिल है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीनस रिटर्न। सबसे पहले आप वीनस रिटर्न को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। वीनस कहा जाता है वरीदों को, यानी कि ऐसा खून जो कि गंदा खून कहलाता है, या फिर इंसानी जिस्म से वापस दिल की तरफ जो खून जा रहा होता है उसको हम वीनस रिटर्न का नाम देते हैं। During inspiration, the intrathoracic pressure is decreased while the intra-abdominal pressure is increased. निज़ाम तनफ़ुस के इंस्पायरेशन वाले अमल के दौरान इंट्राथोरेसिक प्रेशर बहुत ही कम, जबकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इंक्रीजेज द वीनस रिटर्न। इस तरह के ये जो फैक्टर होता है, यानी कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम है जबकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से खून का जो बहाव है वो इंसानी जिस्म से वापस दिल की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस तरह से ये बहाव बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जारी रहता है। When venous return is increased, it increases the stroke volume and hence the cardiac output. जब वीनस रिटर्न बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इस वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा और कार्डिक आउटपुट भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, यानी कि दिल की जो धड़कन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। दूसरा है हमारे पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड अर्ली पार्ट ऑफ एक्सपायरेशन। खून का ये जो प्रेशर होता है ये इंस्पायरेशन के लेट अमल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक्सपायरेशन के अमल से जो है वो अर्ली पार्ट ऑफ एक्सपायरेशन जो है वो उस वक़्त भी ये बढ़ जाता है। निज़ाम तनफ़ुस का आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि कुछ और निज़ामों की भी निज़ाम तनफ़ुस हिफाजत करता है। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, जिसमें शामिल है कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स एंड रोल ऑफ एपिग्लोटस ड्यूरिंग स्वेलिंग। यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उसको दोबारा फिर से समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक भी किया करें।